हेलो, स्वागत है आपका कौशल लेक्चर की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्थिर विद्युत की नामक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आवेशों के मूलभूत गुण, आवेशों की युज्यता और आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से ये जानने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब या तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न किया जाता है या धन आवेश उत्पन्न किया जाता है, तो क्या उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है? क्या उस वस्तु के मास में कोई परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है? इसी के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो इसलिए हम इसी प्रकार का हेडिंग लगाए हुए हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कंसेप्चुअल तरीके से हम तीन वस्तुओं को दो शर्तों के साथ ले रहे हैं। आपके सामने देखिए, तीन वस्तु ए बी सी को लिए हैं दो शर्त के साथ। पहला शर्त ई है कि तीनों वस्तुओं का द्रव्यमान एकदम समान रहेगा। तीनों का द्रव्यमान एकदम समान रहेगा, एम एम एम। ठीक बात है। दूसरा शर्त ई है कि तीनों वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात अनावेशित होगा। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो ए वाला वस्तु है बाबू, ए वाले वस्तु में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं दे रहे हैं। हमको पढ़ना क्या है, ये आवेशित करने पर द्रव्यमान में चेंजिंग, परिवर्तन, इसी को समझना है। तो हम क्या करते हैं, ए वाले वस्तु पर कोई आवेश नहीं उत्पन्न करने जा रहे हैं, मतलब ही ना तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नहीं इलेक्ट्रॉन इससे कोई ले रहे हैं। हम जानते हैं ये आवेश कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से। इलेक्ट्रॉनों की कमी करने से धनावेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि करने से वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ठीक बात है। तो इस वस्तु में हम न तो कोई इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहे हैं, न इसमें कमी कर रहे हैं, उदासीन है, उदासीन ही रहेगा, इसमें कोई आवेश नहीं रहेगा। अर्थात जब कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो इस वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, एम के एम रहेगा। यहां लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज। स्पष्ट कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वस्तु जो बी है, उस वस्तु में हम एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दे रहे हैं बाबू, कमी कर दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब बात समझिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो इस वस्तु पर जब कोई आवेश नहीं था तो अब क्या आ गया इस पर, तो आप बिल्कुल कहेंगे ये धनावेश आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी करने से क्या उत्पन्न होता है बाबू, धनावेश उत्पन्न होता है। अब हम थोड़ी जान लेते हैं जी क्या इसके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन हुआ, तो आपको हम बता रहे हैं। आप जानते हैं बाबू, ये एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। आवेश का बात नहीं कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो हिले है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हम बात कर रहे हैं भैया द्रव्यमान का। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर इतना केजी वजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है वो इतना होता है। ठीक बात है। अब आप बात समझिए, एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दिए, इसमें से निकाल दिए, त्याग करवा दिए, तो इस पर कोई आवेश नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनावेश उत्पन्न हो गया। द्रव्यमान में क्या चेंजिंग हुआ, तो आप समझिए, जो द्रव्यमान था एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान तो उसमें से निकल गया ना, बाहर हो गया ना। तो अब इसके द्रव्यमान में कमी हो गया। आ रहा है समझ में, क्या हो गया बाबू, कमी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जितना द्रव्यमान उसमें से निकल गया, तो इसमें द्रव्यमान में कमी हुआ। और कमी वाले इस वस्तु को जो कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो द्रव्यमान में कमी हुआ, और कमी होने के बाद जो शेष बच रहा है उसको मान लेते हैं एम डैश। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिए, जो अभी दो कंडीशन हम लिए हैं, थोड़ा इसमें हम कुछ सोच लेते हैं। जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो कहते हो वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ, कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे कि तैसे रहा, तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी हो गई। पहले ए और बी दोनों बराबर था, शुरू में कहे थे तीनों वस्तु आपस में द्रव्यमान में समान है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब गया तो इसके द्रव्यमान में कमी हुआ, तो इन दोनों में तुलना करें तो अब इसमें नो चेंज, तो द्रव्यमान जो कहते हो, इसमें चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई द्रव्यमान कम हुआ, तो दोनों में अगर तुलना करेंगे तो बाबू एम बिल्कुल बड़ा होगा एम डैश से।
ठीक बात है। तो क्या है बाबू, धनावेशित वस्तु बिना आवेश वाले वस्तु से कम होता है, उसका वजन कम होता है। किसका? धनावेश वाले वस्तु का। ठीक बात है, आगे बढ़िए। अब क्या करते हैं, इस वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, बाहर से लाकर इसको दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। तो अब इसमें क्या हो बाबू, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया बाबू, वृद्धि हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उस पर क्या उत्पन्न होगा, तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो कहेंगे ऋणावेश उत्पन्न हो गया। कोई दिक्कत? अब हम द्रव्यमान का बात करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आया, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जितना द्रव्यमान इस पर एक्स्ट्रा आ गया और द्रव्यमान आ गया, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया ना बाबू, बढ़ गया। समझिए बात को, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जितना द्रव्यमान इस पर बढ़ गया, तो बढ़े हुए द्रव्यमान, अब जब सी का वजन था थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब बढ़ के जितना भी होगा उसको मान लेते हैं m डबल डैश। क्लियर? तो फर्स्ट वाले से जिस पर कोई चेंज नहीं हुआ था उससे हम इसमें इसका तुलना किए, किसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकाला गया था। तो क्या निष्कर्ष निकला था, जिसमें नो चेंज हुआ उसका द्रव्यमान बड़ा रहा। एक इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया उस वस्तु के द्रव्यमान से। ठीक बात है। अब हम इसका नो चेंज वाले से इसका तुलना करते हैं। तो अब गौर से समझिएगा, इसमें क्या हुआ, द्रव्यमान जे होते हैं, इसमें द्रव्यमान बढ़ गया है बाबू, बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जितना द्रव्यमान बढ़ गया है। शुरू में तो सब समान था लेकिन अभी बढ़ गया है, जे को त्यों रहा अभी बढ़ गया। तो अब m और m डैश में तुलना करें तो हमको निकलेगा m डबल डैश बड़ा होगा m से। इसको समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2, तो यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा समीकरण 1 तथा 2 से, तो 2 से ही निकला। तो देखिए क्या निकला बाबू जी कि m बड़ा है m डैश से, m बड़ा है m डैश से, m से बड़ा है m डबल डैश। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, e हुआ, उससे छोटा कौन हुआ, e हुआ, और सबसे छोटा कौन हुआ, e हुआ। तो इसे इन निष्कर्ष निकला कि m डबल डैश सबसे बड़ा है, उससे छोटा m है और उससे छोटा m डैश है। मक्खन हुआ कि नहीं हुआ, आप समझिए। अब इससे इन निष्कर्ष निकाल सकते हैं बाबू जी, अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो वह द्रव्यमान में सबसे ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होगा, और जिस वस्तु पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, ज्यों को त्यों रहेगा, उसका द्रव्यमान आप समझ सकते हैं बीच में होगा, बीच में। सबसे बड़ा कौन, ऋणावेशित, उससे कम उदासीन, और सबसे कम धनावेशित। इट्स क्लियर? तो एक और बात आप समझ लीजिए, हम जैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या उत्पन्न होता है, धनावेश। तो अगर कहें हम कि द्रव्यमान की कमी से किसी वस्तु में द्रव्यमान की कमी कर दी जाए तब उस पर कौन आवेश उत्पन्न होगा, तो क्या कहिएगा, धनावेश। अगर किसी वस्तु में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस वस्तु पर उत्पन्न होता है ऋणावेश। अब हम कहें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि कर दिए, वजन बढ़ा दीजिए, वजन बढ़ा है ना, तो वजन बढ़ा दीजिए तो क्या उत्पन्न होगा, तो ऋणावेश। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, ग्रहण करता है, तो ऋणावेश ही ना होगा। आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा और कुछ कंसेप्चुअल बात को समझते हैं। अब मान लीजिए जो वृद्धि हुआ, परिवर्तन हुआ, उस चीज को समझते हैं। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा बाबू, तो 2 गुणे 9.1 × 10⁻³ kg। बोलिए, 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना होगा तो 3 गुणे 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक ना। तो इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, इसको ऐसे 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान है, लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर? इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ रहे हैं बात को?
अब देखिए इस चीज को क्यों समझाए अभी आपको पता चलने वाला है। तो देखिए इसको तो छोड़िए नो चेंज वाला को, अब जब परिवर्तन हुआ इसके माध्यम से हम सूत्र निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बाबू, चूंकि द्रव्यमान में कमी, तो द्रव्यमान में कमी से कौन आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो धनावेश। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान में कमी हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से इसके द्रव्यमान में कमी हुआ, तो कमी से क्या होती है, धनावेश। धनावेश के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो जब द्रव्यमान में कमी होगा तो क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होगा, उसके लिए हम प्लस लगाएंगे। ठीक बात है। अब समझिए, जे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसमें से क्या किए हैं बाबू, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जितना द्रव्यमान कमी हुआ, तो द्रव्यमान में कमी कितना आएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने से, तो एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सही बात है, समझिएगा बात बाबू, यहाँ द्रव्यमान लिखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखे हैं, ठीक ना, इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। ठीक है, अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया होता तो दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जितना इसमें से कमी होता। ठीक है, अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन निकालते तो तीन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना है, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, जैसे 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के जितना द्रव्यमान उसमें से कमी हो जाता। उसी प्रकार अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकाल देते, n इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते, तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिस तरह से हम 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाले हैं 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना होता तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो n इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकालते तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इतना द्रव्यमान उसमें कमी हो जाता। ठीक बात है, तो ये हो गया द्रव्यमान में कमी के लिए। अब समझिए द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान में क्या होगा बाबू, वृद्धि। तो द्रव्यमान में वृद्धि जब होगा तो क्या उत्पन्न होगा, देखिए द्रव्यमान में यहाँ बढ़ा है ना, समझे अभी आप इस चीज को। तो द्रव्यमान में जब वृद्धि होगा कौन उत्पन्न हुआ, ऋणावेश। तो ऋणावेश की क्या लेते हैं, माइनस। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया है तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जितना इसमें द्रव्यमान बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना होगा तो देखिएगा 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल गया। उसी प्रकार अगर हम n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना होगा तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक बात है। अब समझिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान उसमें बढ़ गया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेके आया गया होता तो 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान इसमें बढ़ जाता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लाया गया होता तो 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जितना द्रव्यमान इसमें बढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार क्या हो बाबू, n गुणे इलेक्ट्रॉन हम लाए होते एक्स्ट्रा, तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर जितना द्रव्यमान आता उतना द्रव्यमान इसमें क्या होता, वृद्धि हो जाता। तो द्रव्यमान में वृद्धि। अब कमी किसी से क्या उत्पन्न हो रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। कभी द्रव्यमान कम हो रहा है तो कभी द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो जब कम बेस हो रहा है तो उसके हिसाब से द्रव्यमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो इसलिए लिखेंगे हम द्रव्यमान में देखिएगा बाबू, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन इज इक्वल टू प्लस माइनस n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना, गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझिए बात को बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तब द्रव्यमान में परिवर्तन प्लस माइनस, क्योंकि परिवर्तन कमी के रूप में भी हो रहा है और वृद्धि के रूप में हो रहा है तो प्लस माइनस लगाएंगे। n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक ना, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा उसके हिसाब से जो परिवर्तन हो रहा हो, कमी बेसी हो रहा हो, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इस देखिए द्रव्यमान के परिवर्तन को हम डेल्टा m से सूचित कर दे भैया। आप प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n कह दें, 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कह दें me, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हमारा एक फार्मूला बन गया द्रव्यमान के अनुसार, जो डेल्टा m मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फटाफट लिख लेते हैं,
डेल्टा एम क्या है बाबू? द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। इसको तो लिखा गया है द्रव्यमान में परिवर्तन, समझ लीजिए आप। इसमें इस चीज को समझ लीजिए, एम ई एक नया शब्द आया है, इसको लिख देते हैं एम ई इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आया बात समझ में? तो ये रहा आपका द्रव्यमान में परिवर्तन का कॉन्सेप्ट। ठीक बात है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में आया कि नहीं आया? हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल प्रश्न आप समझ सकें, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पाते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।